देखिए ब्लैक होल क्या होता है, स्पेस में कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पे ग्रेविटी पुल या कह सकते हो उस रीजन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि लाइट भी एस्केप ना कर पाए, लाइट भी वहाँ से निकल ना पाए, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, स्पेस में कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसा प्लेस जिसका ग्रेविटी पुल इतना स्ट्रॉन्ग हो कि लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर सकती हो, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, हमने मान लो ऐसे ही एग्जाम्पल लेके, कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, कोई गोला है जिसका मास m है और रेडियस इसका क्या है, कैपिटल R है। तो आपने देखा था कि एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था, जो हमने अर्थ के लिए निकाला था पहले लेक्चर में, वो कितना था, VE इज इक्वल्स टू √2gm/r के बराबर, जहाँ पर g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और कैपिटल M है बॉडी का मास जिसके लिए हम एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जिस भी हम बॉडी के लिए निकाल रहे हैं, और कैपिटल R क्या है, इसका रेडियस। यानी कि ये एक ऐसा गोला है जिसके एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, VE इज इक्वल्स टू √2gm/r। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर इस स्फेरिकल बॉडी का, इस गोले का मास कांस्टेंट हो जाए लेकिन वॉल्यूम घटता चला जाए, वॉल्यूम घटने का मतलब क्या है, श्रिंक होता चला जाएगा, ठीक है, लेकिन मास वैसा ही है, तो उसमें क्या होगा, डेंसिटी तो उसकी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम मास की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, लेकिन मास वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर मास वही है और रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, दैट मीन्स जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। और एस्केप वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है, किसी भी सरफेस से एस्केप वेलोसिटी को आप डिफाइन कैसे करते हो कि उस सरफेस से अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं और वो उस सरफेस के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाए, क्रॉस करके इन्फिनिट में चली जाती है, उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी अगर बढ़ती चली जाएगी तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी पुल को एस्केप करने के लिए बहुत ज़्यादा वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मान लो उसका रेडियस इतना कम हो जाए कि उसकी जो वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू c के बराबर या इससे ज़्यादा हो जाए। तो इस केस में, ठीक है, जब उसकी जो रेडियस है वो इतना घट जाए, मास नहीं घट रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो रेडियस खाली उसका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, VE की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि VE की वैल्यू क्या हो जाएगी, c के बराबर या इससे ज़्यादा। इस कंडीशन के आते ही यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट एस्केप नहीं कर सकता है, इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो क्या कहती है, आइंस्टीन ने दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है नो मटेरियल बॉडी कैन हैव वेलोसिटी या स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि कोई भी मटेरियल बॉडी है, यानी कि कोई भी बॉडी जिसका मास है, उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब अगर वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा इस तरह के सरफेस से, इस तरह के प्लेस में से क्या नहीं कर पाएगा, एस्केप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी, क्योंकि उस सरफेस पे एस्केप करने की जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है उसकी वैल्यू किससे ज़्यादा हो गई है, लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा, स्पीड से ज़्यादा हो गई है, जो कि कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इससे ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए उसको उस सरफेस को एस्केप करने के लिए। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि कोई भी बॉडी जो है उसकी स्पीड c की वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इस तरह के जो प्लेस बन जाता है, इस तरह का जो रीज़न बन जाता है जहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है,
वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, इवन लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी लाइट वहाँ से एस्केप नहीं करेगी, तो वो कैसा होगा, डार्क होगा, तो ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। क्लियर? ब्लैक होल का साइज़ कितना हो सकता है? देखो, ब्लैक होल का साइज़ किसी भी साइज़ में ये हो सकता है। ये एक एटम के बराबर साइज़ का छोटा भी हो सकता है, लेकिन अगर एटम के साइज़ का भी है तो भी उसका जो मास होगा वो, अगर हम एक कंपैरिजन करें तो उसका मास अबाउट एक माउंटेन की तरह होगा। ठीक है, साइज़ एटम की तरह है लेकिन उसमें मास कितना है, एक माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह उसका मास होगा। यानी कि मास बहुत ज़्यादा है, साइज़ बहुत कम है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, डार्क पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि कुछ भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। ठीक है, बेसिकली ब्लैक होल बनता ही कब है, जब रेडियस बहुत छोटा हो जाए और मास बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उस तरह की बॉडी से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो कोई भी बॉडी उसको एस्केप नहीं कर सकती। स्टेलर मास के ब्लैक होल्स भी होते हैं, जिनका साइज़ जो होता है वो लगभग 20 टाइम्स होता है, मास जो होता है वो 20 टाइम्स होता है सन के मास के। ठीक है, स्टेलर मास के जो ब्लैक होल्स हैं वो अर्थ की जो गैलेक्सी है, जो आप लोगों ने सुना होगा, नाम क्या है उसका, मिल्की वे, आकाशगंगा। मिल्की वे में स्टेलर मास के कई ब्लैक होल्स मिलते हैं। नंबर ऑफ ब्लैक होल्स आर प्रेजेंट इन मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, सुपर मासिव जो होते हैं इनको हम कह सकते हैं बिगेस्ट, जो सबसे बड़े साइज़ के जो ब्लैक होल्स होते हैं उनको सुपर मासिव ब्लैक होल्स कहा जाता है। और इनका जो साइज़ होता है या इनका जो मास हम कहते हैं, मास है वो इक्वल होता है लगभग 1 मिलियन टाइम्स ऑफ दैट ऑफ सन। सन के मास के 1 मिलियन टाइम्स के बराबर होता है लगभग। ठीक है, एटम के साइज़ का भी हो सकता है, लेकिन उसका मास जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। स्टेलर मास ब्लैक होल्स जो होते हैं ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, बहुत बड़े, जो मतलब आप कह सकते हो स्टार्स की फॉर्मेशन के बाद जो बनते हैं या स्टार से जो बनते हैं, और इनका मास जो होता है वो लगभग अर्थ सन के मास के 20 टाइम्स होता है। और मिल्की वे गैलेक्सी में भी इस तरह के नंबर ऑफ स्टेलर मास के ब्लैक होल्स प्रेजेंट हैं। सुपर मैसिव जो होते हैं वो बिगेस्ट आप कह सकते हो ब्लैक होल्स होते हैं, जिनका मास सन के मास का 1 मिलियन टाइम्स होता है। ठीक है, और मिल्की वे गैलेक्सी में भी है, सेंटर में एक प्रेजेंट है, जिसको नाम दिया गया है सैजिटेरियस। ठीक है, तो ये कौन सा है, सुपर मैसिव है। ठीक, तो ये इस तरह से साइज इसका हो सकता है। ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? ठीक है, साइंटिस्ट का मानना है कि जब यूनिवर्स बनना शुरू हुआ तो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट जो ब्लैक होल था वो उसी वक्त बना था। ब्लैक होल जो होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, अगर इन जनरल देखा जाए तो कोई भी स्टार जो होता है जब वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, कोलैप्स मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो उसका मास क्या होगा, वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका रेडियस कम होता चला जाता है। तो वो शुरुआत होती है ब्लैक होल के बनने की। तो जब उसमें कोलैप्सिंग होने लगती है तो कोलैप्सिंग के बाद क्या होगा, उसमें फिर सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा क्या कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ब्लास्ट ऑफ हो जाता है, यानी कि ब्लास्ट कर जाएगा और उसके जो पार्ट्स होंगे वो यूनिवर्स में फैल जाते हैं। तो जो फॉर्मेशन होती है ब्लैक होल की वो होती है बिकॉज ड्यू टू द कोलैप्सिंग ऑफ अ स्टार। जब कोई भी स्टार कोलैप्स कर जाता है तो उससे ब्लैक होल बनता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेविटी पुल जो होगा उस बॉडी का, उस जो भी स्फेरिकल बॉडी है वो या जो भी स्टार है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमने ये कहा कि ये कैसा होता है, ब्लैक होता है, क्योंकि इसमें लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है तो डार्क होगा। अब स्पेस में क्या है, डार्क चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ आइज़, अगर हम ह्यूमन आइज़ की बात करें तो हम
ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं। किसी नॉर्मल टेलीस्कोप की हेल्प से भी हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते। तो ब्लैक होल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? अब क्योंकि इसका ग्रेविटी पुल क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, उसकी वजह से लाइट एस्केप नहीं कर रही है, तो ये कैसा है, डार्क है, ब्लैक है, इसको हम एज़ यूजुअल नहीं देख सकते हैं। तो स्पेशल सैटेलाइट्स की हेल्प से, स्पेशल टूल्स की हेल्प से, टेलीस्कोप्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्टार्स होते हैं उनके मोशन को स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। अब स्टार का अपना एक ग्रेविटी पुल होता है, ठीक है। तो जब ये स्टार या गैसेस जो होती हैं यूनिवर्स में, जब वो किसी ब्लैक होल के आसपास से निकलती हैं या उसको ऑर्बिट कर रहा होता है कोई स्टार, किसी ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रहा होता है, काफ़ी नज़दीक अगर होता है, तो उसमें क्या होता है कि उस ब्लैक होल के ग्रेविटी पुल की वजह से वहाँ पर हाई एनर्जी लाइट, या कह सकते हो हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, जिनको आइज़ से हम नहीं देख सकते हैं। हाई एनर्जी लाइट को आइडेंटिफाई करने वाले टेलीस्कोप और टूल्स की हेल्प से ही हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई, अगर हम स्टार की क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, स्टार्स के मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो अगर उस स्टार के पास उनको कुछ हाई एनर्जी लाइट या रेडिएशंस दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब उसके आसपास क्या है, कोई ब्लैक होल प्रेजेंट है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, ब्लैक होल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम जैसे सन है, सन एक स्टार है, ठीक है। हालांकि ये जो अभी तक साइंटिस्ट ने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग सन ब्लैक होल में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सन का जो मास है वो एक ब्लैक होल को बनाने के लिए जितना मास रिक्वायर्ड होता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। यानी कि जो सन है वो ऐसा स्टार, एक मान सकते हो कि काफ़ी छोटा स्टार है जिसको ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है जो, ठीक है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि सन की जगह पर कोई ब्लैक होल हो जिसका ग्रेविटी पुल सन के बराबर का हो, ठीक है, सन की जगह उसको रिप्लेस अगर कर दे, इमेजिन करते हैं, तो अर्थ उसके अंदर मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ग्रेविटी पुल क्या होगा, उसका बराबर है, हमने सन के बराबर लिया है, तो वो क्या करेगी, जिस तरह से उसके चक्कर लगा रही है उसी तरह से उसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहेगी, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि अर्थ पे लाइफ रहे ना रहे, लेकिन चक्कर उसके क्या हो गए, लगते रहेंगे, क्योंकि वो उसी तरह से एक ग्रेविटी सेंटर की तरह वर्क करेगा जैसे कि क्या है, सन कर रहा है। और बेसिकली सन का यही अभी तक माना गया है कि ये ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें मास इतना नहीं होता है कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो ब्लैक होल बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा रीजन है स्पेस के अंदर जहाँ पर ग्रेविटी पुल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी मटेरियल बॉडी अगर उसमें एक बार एंटर कर जाती है तो वो बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है, क्लियर।